हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का चैनल में स्वागत है। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, जैसे आप सभी को पता है 19 जुलाई से जब से पार्लियामेंट का मानसून सीजन शुरू हुआ है, जब से डेली बेस पे कम से कम 70 80 90 इतने इतने प्रेस रिलीजेस निकल रहे हैं प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो पे। तो दोस्तों, आई थिंक इस वीक का तो डेली बेस की अपन को कवर करना ही चाहिए, क्योंकि अगर आप बात करते हैं सारी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज की स्कीम्स तो पीआईबी की रिलीज में आ रही है फ्रेंड्स। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए मैं 23 जुलाई के जो इंपॉर्टेंट रिलीजेस निकले थे, अराउंड 17-18 रिलीजेस हैं, वो सारे के सारे मैंने हाईलाइट कर लिए हैं और वो सारे के सारे कवर करने वाला हूँ दोस्तों। और इसके बाद में जो पुराना इसके पहले करा गया 20, 21, 22 का, उसका भी वीडियो कल संडे के दिन मेरा प्लान है, ताकि जो अपना पुराना बच गया, इस वीक का बहुत सारा रिलीजेस आया है दोस्तों। तो आप उनको अगर अच्छे से कवर कर लेते हैं तो आपकी बहुत सारा पोर्शन कवर हो जाएगा। जैसे आज इसमें मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की स्कीम्स को अच्छे से कवर किया है। उसके अलावा एग्रीकल्चर के भी मिनिस्ट्री के पिछले 2 3 4 दिन से काफी अच्छे अच्छे रिलीजेस आ रहे हैं। कंप्रेहेंसिवली जो स्कीम्स है एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की, वो लगभग कवर हो चुकी है। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए दोस्तों, ये आज सैटरडे और कल संडे को मैं चाहूंगा कि जो पिछला वीक का जो इंपॉर्टेंट रिलीजेस आए थे सबके सब अपन कवर कर लें। आप वीडियो एंड तक देखना ताकि आपकी जो चीजें कवर हो जाए और आपको एक बेसिक आइडिया भी लगा कि कैसे पीआईबी को पढ़ना है दोस्तों। तो पर्टिकुलरली जब भी पार्लियामेंट सेशन एक्टिव रहते हैं तो उस टाइम काफी ज्यादा रिलीजेस आती है फ्रेंड्स, तो थोड़ा वो रहता है। लेकिन ये है कि अगर आप एक बार चीजों को पढ़ लेते हैं तो आपको आगे जाके दिक्कत नहीं आने वाली। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए अपन 17 जो रिलीजेस है हाईलाइटेड की पॉइंट्स अपन देखने वाले। वीडियो एंड तक देखना, नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सबसे पहले दोस्तों हम लोग देखते हैं, पहला रिलीज है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का, जिसके अंदर जो गर्ल चाइल्ड के बेटरमेंट के लिए जो स्कीम चला रखी है वो इन्होंने बात की है। इसके अंदर लगभग 4 स्कीम्स की बात की, तो चारों स्कीम के जो की पॉइंट्स है हाईलाइटेड अपन सब देखने वाले हैं। एग्जाम में बार बार फ्रेंड्स स्कीम को देखा जा रहा है। सबसे पहले स्कीम की बात करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम। दोस्तों, ये जो पर्टिकुलर स्कीम है इसका मेन टारगेट है कि जो चाइल्ड सेक्स रेशियो डिक्लाइन हो रहा है उसको एड्रेस किया जाए। और दोस्तों, गर्ल एम्पावरमेंट और साथ में एक कंटिन्यू बेसिस पे गर्ल्स और जो छोटे जो छोटे टाउन्स है उनके अंदर अवेयरनेस लाया जाए, ताकि जो एक बेटर जो चाइल्ड सेक्स रेशियो अचीव किया जा सके। दोस्तों, हम लोग अगर बात करते हैं इसके मेन जो ऑब्जेक्टिव है दोस्तों, इस पर्टिकुलर स्कीम के तहत जेंडर बाइस जो सेक्स सेलेक्टिव प्रैक्टिसेस है उनको एलिमिनेट करना होता है, ताकि जो गर्ल है उसको दोस्तों सर्वाइव किया जा सके, प्रोटेक्ट किया जा सके। और साथ में एजुकेशन सेक्टर के अंदर भी एजुकेशन भी उस गर्ल का दोस्तों इंश्योर किया जा सके। ये बेसिकली इस स्कीम के की टारगेट्स हैं। इसके अलावा दोस्तों, इसके अंदर बहुत सारे कैंपेन्स भी चलाई जाती है नेशनल लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जो कुछ जहाँ पे ज़्यादा कंसर्न है उस डिस्ट्रिक्ट में चलाया जाता है स्कीम्स, ताकि वहाँ पे ज़्यादा फोकस किया जा सके। जहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, काफ़ी कम चाइल्ड सेक्स रेशियो, उन स्कीम्स उन पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर काफ़ी अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जाते हैं। दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है, कई बार एग्जाम में आ चुका है और इसका एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा संभावना रहती है फ्रेंड्स। अगर अगली स्कीम की बात करते हैं तो ये दोस्तों स्कीम फॉर एडोलेसेंट गर्ल्स, जिसको बोलते हैं एससीजी स्कीम। बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, अभी तक एग्जाम में नहीं आया है लेकिन आ सकती है। सबसे पहले तो दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की स्कीम है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। 2010-11 के अंदर इसको 205 जिलों के अंदर पायलट बेस पे चला गया था। लेकिन दोस्तों, उसके बाद में हम लोग अगर बात करते हैं तो 1 अप्रैल 2018 को पूरे कंट्री में रोल आउट कर दिया गया है। इस स्कीम के अगर की हम पॉइंट्स की बात करते हैं तो दोस्तों, ये पर्टिकुलर स्कीम जो स्कूल गर्ल्स जो रहती है दोस्तों 11 से 14 साल के बीच की, उनका दोस्तों हेल्थ और न्यूट्रिशनल स्टेटस न्यूट्रिशन कंपोनेंट के तहत फोकस किया जाता है। उसके अलावा दोस्तों, इसका एक नॉन न्यूट्रिशन कंपोनेंट है जिसके अंदर वापस जो ड्रॉप आउट्स है उनको वापस फॉर्मल स्कूलिंग में लाया जा सके, और उसके अलावा लाइफ स्किल ट्रेनिंग दिया जा सके, असेसिंग एक्सेस टू पब्लिक सर्विसेज। बेसिकली इस स्कीम के दो कंपोनेंट्स हैं, नॉन न्यूट्रिशन के तहत ये सब लाइफ स्किल्स एक डेवलपमेंट जो नीड्स हैं उनके ऊपर फोकस किया जाता है, जैसे स्किलिंग करना, वापस से दोस्तों उसको स्कूल में लाना, और पब्लिक सर्विसेज अलग अलग जो प्रोवाइड की जा सके। और न्यूट्रिशन कंपोनेंट के तहत हेल्थ और न्यूट्रिशन के ऊपर फोकस किया जाता है। तो ये दोनों कंपोनेंट आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में आ सकता है। 11 to 14 ईयर्स एज ग्रुप को टारगेट करती है इस स्कीम फॉर एडोलेसेंट गर्ल्स। अगली स्कीम है दोस्तों उज्ज्वला स्कीम। दोस्तों, उज्ज्वला की 2 3 स्कीम है, आपको फर्क समझ में आना चाहिए। उजाला है, उन्नत ज्योतिबाई अफोर्डेबल एलईडीज फॉर ऑल, वो एक उज्ज्वला योजना वो भी एक एलपीजी गैस सिलेंडर वाली भी। ये पर्टिकुलर स्कीम दोस्तों, उज्ज्वला स्कीम जो है, ये मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो है ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए चलाई जाती है। इसके 5 कंपोनेंट है दोस्तों, 5 कंपोनेंट आपको पता होना चाहिए। पहला प्रिवेंशन, यानी कि ट्रैफिकिंग होने ही ना दे, में ऐसे स्टेप्स करें ताकि प्रिवेंट किया जा सके। सेकंड है रेस्क्यू, अगर हो गया ट्रैफिकिंग तो
कैसे हम उनको, जो लड़कियां फंसती है ट्रैफिकिंग का शिकार होती है, उनको रेस्क्यू किया जा सके। उसके बाद में तीसरा है दोस्तों रिहेबिलेशन। अगर मान लो रेस्क्यू हमने किया है तो उसका कुछ रिहेबिलेट करना पड़ेगा ताकि उसका नॉर्मल सोसाइटी में पार्ट हो सके, तो उसके लिए रिहेबिलेशन मेजर्स लिए जाते हैं इस स्कीम के तहत। उसके बाद में री इंटीग्रेशन, यानी कि रिहेबिलेट करने के बाद वापस सोसाइटी में उसको लाना है, तो सोसाइटी में लाने के लिए उसको बेसिकली री इंटीग्रेशन इनटू द सोसाइटी, ये पर्टिकुलर पार्ट है। उसके बाद में रीपैट्रिएशन है दोस्तों, क्रॉस बॉर्डर जो विक्टिम्स रहती है उनको वापस अपने देश भेजना। हम लोग अगर बात करते हैं दोस्तों इस पर्टिकुलर स्कीम के तहत, इसमें ये की पॉइंट है कि एक साइड हम लोग कहीं ना कहीं प्रिवेंट भी करना चाहते हैं, यानी कि प्रोएक्टिव मेजर और रिएक्टिव मेजर दोनों लेते हैं, रिहेबिलेशन भी करते हैं विक्टिम्स जो इसके अंदर रेस्क्यू होती है। और दोस्तों हम लोग अगर बात करते हैं रिहेबिलेशन के अंदर ये लोग कैसे क्या क्या फैसिलिटीज दे, इन्होंने बता रखा है। खाना देते हैं, शेल्टर देते हैं, काउंसलिंग देते हैं, मेडिकल केयर देते हैं, लीगल एड देते हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग भी देते हैं दोस्तों, इंटीग्रेशन करते हैं सोसाइटी में ताकि वापस से अपनी जिंदगी स्टार्ट कर सके विक्टिम्स। तो बहुत अच्छी स्कीम है उज्ज्वला स्कीम, दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए। हम अगली स्कीम की बात करते हैं तो दोस्तों समग्र शिक्षा है। ऐसा चाहिए तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की स्कीम है, लेकिन इसके अंदर गर्ल्स के एजुकेशन के ऊपर स्पेशल फोकस दिया जा रहा है, इसलिए इन लोगों ने यहाँ पर हाईलाइट किया है। इस पर्टिकुलर स्कीम का अगर हम टारगेट करते हैं तो दोस्त समग्र शिक्षा, जेंडर बेस्ड जो डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर गैप है, वो सोशल कैटेगरी गैप है, दोनों को ही दोस्तों क्लास 1 से 12 तक खत्म करने का टारगेट करता है स्कीम। और इन लोगों ने दोस्तों बोला हुआ कि ताकि जो गर्ल्स हैं उनका एजुकेशन में पार्टिसिपेट हो सके, उनकी एजुकेशन में मौका मिल सके, उसके लिए हमने कुछ अलग से स्पेशलाइज्ड टारगेटेड इंटरवेंशन चला रखे हैं। वो इंटरवेंशन दोस्तों कौन से अपन देखते हैं। फ्री टेक्स्ट बुक क्लास 8 तक सभी लड़कियों को। उसके बाद में दोस्तों यूनिफॉर्म दिया जाता है SC ST और BPL जो लड़कियां हैं क्लास 8 तक। उसके बाद में दोस्तों हम लोग बात करते हैं सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग दी जाती है 6वीं से 6 से 12 तक। उसके बाद में स्टेपमेंट दी जाती है जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स होते हैं, गर्ल्स फ्रॉम 1st to 12th क्लास। तो ये काफी इंपॉर्टेंट इंटरवेंशन है जो टारगेटेड टुवर्ड्स गर्ल्स है अंदर समग्र शिक्षा स्कीम। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, चारों की चारों स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए दोस्तों। अगले रिलीज पे चलते हैं हम। अगला रिलीज दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्री एक्सपोर्ट्स की बात करते हैं। तो अभी 2020-21 के अंदर टोटल ग्रोथ हुई 17.37%। अपन एक अलग से अपने रिलीज भी देखा है जो कि एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का था। ये डायरेक्ट फैक्ट पूछा जा सकता है एग्जाम में दोस्तों। 2020-21 के अंदर एग्री ग्रोथ है 17.37%। उसके बाद में अगर की पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन किए गए हैं तो दोस्तों इन्होंने बोला है कि डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स प्रोवाइड्स असिस्टेंट थ्रू सेवरल अदर स्कीम्स टू प्रमोट एक्सपोर्ट्स इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स। टाइस स्कीम एक RBI ग्रेड में पूछा था दोस्तों 2019 में। ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एक्सपोर्ट स्कीम, उसके अलावा मार्केट एक्सेस एंड टेस्ट स्कीम है। उसके अलावा दोस्तों अलग अलग और की स्कीम चलती है जो कि एम्पेडा जो कि मैरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी भी चलाती है। उसके बाद में अपेडा भी चलाती है, एग्रीकल्चर प्रोसेस फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये दोस्तों दोनों के दोनों मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर ही आता है, आपको पता होना। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आता है ये एजेंसी, दोनों बेसिकली एक्सपोर्ट्स को एक स्पेशल सेक्टर में बढ़ावा देने के लिए है। एक दोस्तों प्रोसेस फूड के एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देते हैं, दूसरा मैरीन प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देता है। तो आपको ये सब पॉइंट्स पता होने चाहिए। अगला रिलीज अपना एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन के बारे में अपन ने देखा है। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री एक स्कीम चला रही है, सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन 2014-15 से। दोस्तों इस पर्टिकुलर अगर स्कीम की बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स की, तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये पर्टिकुलर स्कीम जहाँ पे फार्म पावर अवेलेबिलिटी कम है या फिर जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स यानी छोटे फार्मर्स हैं उनको बेसिकली मॉडर्न टेक अवेलेबल करवाना का इसका टारगेट है दोस्तों। बेसिकली इस पर्टिकुलर स्कीम के तहत कस्टम हायरिंग सेंटर्स और हाई टेक हाई वैल्यू फार्म मशीन्स जो अवेलेबल कराई जाती है थ्रू दिस कस्टम हायरिंग सेंटर्स। और दोस्तों कहीं ना कहीं ये जो पर्टिकुलर सेंटर्स एक अवेयरनेस क्रिएट करने का भी काम करते हैं और कैपेसिटी बिल्डिंग में बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो इस सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन आप डिटेल में पढ़ लो। इसके अंदर जो फाइनेंशियल असिस्टेंस किस टाइप से दी जाती है वो भी अपन ने कवर किया हुआ है, तो वो भी आप जाके देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा न्यूज में दोस्तों आ सकता है एग्जाम में। वापस से दोस्तों वही जो है सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। इन्होंने बोला है कि दोस्तों एक फार्म मशीनरी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर पोर्टल लॉन्च किया गया है ताकि जो SMAM स्कीम इफेक्टिवली इंप्लीमेंट हो सके दोस्तों। तो आई थिंक 2 ऐप लॉन्च किए थे कुछ टाइम पहले, तो दोनों कोई भी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एग्रीकल्चर के लिए स्पेशल जो ऐप लॉन्च किया बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम आने की बहुत ज्यादा संभावना हो जाती है कि ऐप्स और पोर्टल तो एग्जाम में पूछे ही जा रहे हैं। मैंने ट्रेंड देखा था, आप जो भी एग्रीकल्चर के पोर्टल है उसमें रेस्ट्रिक्ट मत करो कि लास्ट 1 साल का देखना, पिछले कम से कम 2 साल के एग्रीकल्चर ऐप्स और पोर्टल तो कवर करके ही जाइए आप अगर सेफ साइड में रहते हैं। क्योंकि 2018 के अंदर नाबार्ड में 2016 वाला एक पोर्टल और ऐप पूछा था, तो आप ये
इस गलतफहमी मत रही कि सिर्फ 1 साल का करंट अफेयर पूछेगा, क्योंकि एग्जामिनर की मन की मर्जी हो कहाँ से पूछे, 2 साल से पूछ लेगा तो आप कुछ नहीं कर सकते, आपको अल्टीमेटली वो मार्क्स मिस हो जाएंगे अगर आप पढ़ के नहीं जाएंगे तो। ये दोस्तों आर्टिकल डायरेक्ट इनकम सपोर्ट जो फार्मर्स को दिया जा रहा है ना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, अब आई थिंक सबको पता होगा, अपन ने कई बार कवर कर लिया आई थिंक ये स्कीम का, तो अभी डिटेल में अगर आपको अभी भी नहीं पता, मतलब आप नए हो, तो आप डेफिनेटली स्कीम को जाकर कवर कीजिए, चैनल पे मैंने कई बार बताया हुआ दोस्तों। अगर डायरेक्ट इनकम सपोर्ट की बात करते हैं तो एक एमएसपी तो ये लोग बोल रहे हैं कि हम लोग कंटिन्यूसली प्रोवाइड कर ही रहे हैं ताकि फार्मर्स को डायरेक्टली कुछ सपोर्ट मिल सके इनकम के टर्म्स में। उसके अलावा इन्होंने बोला कि हम लोग एक दोस्तों सेंट्रल सेक्टर स्कीम लॉन्च कर रहे हैं, बेसिकली चला रहे हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जो कि 1 दिसंबर 2018 से चल रही है दोस्तों। इस पर्टिकुलर स्कीम का टारगेट है फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना जो लैंड होल्डर फार्मर्स है, ताकि कुछ एक्सक्लूजन से यही पूछा था आरबीआई ग्रेड में। तो दोस्तों इस पर्टिकुलर स्कीम की तो जो एक्सपेंसेज है एग्रीकल्चर अलाइड एक्टिविटीज और डोमेस्टिक जरूरत किसी भी चीज के लिए यूज किए जा सकते हैं। इस स्कीम के तहत साल के 6,000 रुपए दिए जाते हैं, और दोस्तों 4 मंथली इंस्टॉलमेंट दिए जाते हैं, पर हर एक इंस्टॉलमेंट 2,000 रुपए होते हैं, डायरेक्टली किसानों को बैंक अकाउंट में भेजा जाता है, डीबीटी है दोस्तों, यहाँ पे कोई बिचौलिया का काम नहीं यहाँ पे। आई थिंक ये स्कीम मैंने कई बार कवर कर लिया, आपको पता होना चाहिए, की पॉइंट्स आप डिटेल में पढ़ लो, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना डिटेल में पूछेगा अभी अगर पूछता है एग्जामिनर तो। फाइनली दोस्तों एक हेल्थ मिनिस्ट्री का रिलीज है, काफी काम का रिलीज है, देख लेना, ऐसे आर्टिकल्स और ऐसी स्कीम्स काफी ज्यादा पूछता रहता है एग्जामिनर, तो फिर आपको ऐसी स्कीम्स अगर पूछता है तो काफी कम लोग को पता होती है, क्योंकि ये काफी रेयर स्कीम्स है दोस्तों, जो कि काफी कम चर्चा में रहती है, या फिर यूं कहे एक नए टाइप की स्कीम्स है जो कि एस्पायरेंट्स काफी कम लोग प्रिपेयर करते हैं। तो ऐसी स्कीम्स को अगर आप प्रिपेयर करके जाते हो और एग्जाम में आता है तो आपको काफी ज्यादा फायदा होता है दोस्तों इन आर्टिकल में बताया कि हम डिजीज इरिडिगेशन प्रोग्राम जो चला रहे हैं, 3 बेसिकली डिजीज इरिडिगेशन प्रोग्राम्स का इन्होंने इसमें जिक्र किया है इस आर्टिकल में। पहला दोस्तों नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, एनवीबीसी भी बोलते हैं जिसको, नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। दूसरा नेशनल लिप्रोसी इरिडिगेशन प्रोग्राम, और उसके बाद में तीसरा तो काफी फेमस है, चर्चा में रहता है, नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम। 3 स्कीम से लोग चला रहे हैं जो कि डिजीज को इरिडिगेट करने के लिए टारगेट करती है। अपन जो इसमें की पॉइंट्स दे गए हैं वो अपन देखने वाले हैं दोस्तों। इन्होंने बोला कि जो नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम है उसके तहत 3 बीमारियां, मलेरिया, फिलेरिया और कालाजार को हम लोग टारगेट कर रहे हैं एलिमिनेशन के लिए। इन्होंने बोला दोस्तों दिस डिजीज आर टारगेटेड फॉर एलिमिनेशन एंड नॉट फॉर इरिडिगेशन, यानी कि एलिमिनेट करेंगे, इरिडिगेशन करना पॉसिबल नहीं, इन्होंने साफ साफ ही बोला है। हम लोग अगर बात करते हैं मलेरिया को दोस्तों 2030 तक देश से हटाने का बेसिकली, तो ये आप याद रखिए डेट जो है। उसके अलावा लिम्फेटिक फिलारिस को भी दोस्तों 2030 तक हटाने का काम है। टीबी पे आते हैं, ट्यूबरकुलोसिस जो काफी न्यूज में रहता है दोस्तों, गवर्नमेंट इज इम्प्लीमेंटिंग नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम, जिसके तहत हमारा देश 2025 तक टीबी को एलिमिनेट करना चाहता है फ्रेंड्स। साथ में इन्होंने बोला कि इरिडिगेशन पॉसिबल नहीं, जिस तरीके से फिलहाल बीमारी फैल रही है, तो इन्होंने बोला कि द प्रोग्राम इज एमिंग एट इट्स टारगेट एलिमिनेशन, यानी कि हमारा जो प्रोग्राम है ना नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम, इससे सिर्फ और सिर्फ हम एलिमिनेशन टारगेट कर रहे हैं, और इसके लिए एक नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान 2017 से 2025 ऑलरेडी लॉन्च करा जा चुका है, जो कि 2025 तक टीबी को हमारे देश से हटाने का दोस्तों टारगेट रखता है। आगे चलते हैं और इसके अंदर डिटेल में अगर कुछ दिया हुआ तो देख लेते हैं। नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम के अंदर मलेरिया के अंदर इन्होंने नेशनल फ्रेमवर्क फॉर मलेरिया एलिमिनेशन 2016 से 30 पहले ही लॉन्च किया गया है, तो आपको ये पता होना चाहिए। इसके तहत दोस्तों हमारा जो कंट्री दोस्तों जीरो इंडिजिनस केस मलेरिया बाय 2027 एंड एलिमिनेशन बाय 2030 इसका टारगेट है। अगर आगे हम लोग बात करते हैं इसके अंदर से, तो आई थिंक नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम आ गया। इसके की फोकस एरियाज यहाँ पे इन्होंने लिस्ट किए हैं, तो की फोकस एरियाज आप देख सकते हैं दोस्तों, अर्ली डायग्नोसिस ऑफ ऑल द टीबी पेशेंट्स, ताकि पहले से हम लोग प्रोएक्टिव मेजर ले सके। उसके बाद में जो पेशेंट्स प्राइवेट सेक्टर के अंदर केयर ले रहे हैं उनके साथ में एंगेज कर सके ताकि फीडबैक मिल सके, और उसके साथ में प्रिवेंशन स्ट्रेटेजी, तो दोस्तों हर तरीके से हम लोग जितना जो हाई रिस्क और वल्नरेबल पॉपुलेशन है वहाँ पे हम लोग थोड़ा सतर्क रहें। उसके बाद में एयरबोर्न इन्फेक्शन जो है उसको कंट्रोल किया जा सके, मल्टी सेक्टोरल रेस्पॉन्स फॉर एड्रेसिंग सोशल डिटरमिनेंट्स, यानी कि बहुत सारे सेक्टर्स बहुत सारे एजेंट्स मिला के कोशिश करेंगे जब भी कुछ हो सकता है इसमें। तो गवर्नमेंट हैज टारगेटेड टू एंड टीबी बाय 2025, 5 साल पहले हमारा एसडीजी टारगेट 2030 तक खत्म करने का दोस्तों। और एसडीजी के अंदर जो टारगेट्स है 80% रिडक्शन इन इंसिडेंट्स एंड 90% रिडक्शन इन मोर्टेलिटी, बेसलाइन इन्होंने 2015 लिया, ठीक है। आई थिंक इस आर्टिकल में ये सब चीजें काम की थी, अपन ने देख लिया है
दोस्तों ये पर्टिकुलर आर्टिकल है इनेम जो प्लेटफॉर्म है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फार्मर्स के लिए ट्रेडिंग वाला जो है, इसके ऊपर है। इनेम के बारे में यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दे गए हैं, आप देख लेते हैं। इनेम सबसे पहले तो दोस्तों एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म है जो हमारी होलसेल मंडीज है उनको और अलग अलग जो मार्केट्स है स्टेट्स यूनियन टेरिटरी इंटीग्रेट करने का काम करता है, ताकि ऑनलाइन ट्रेडिंग हो सके एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर कमोडिटीज है, ताकि दोस्तों ट्रांसपेरेंसी आ सके जो प्राइस डिस्कवरी मेथड में और बेटर प्राइस मिल सके किसानों को उनके उत्पादन के लिए। ये इसका मेन टारगेट है। इन प्लेटफॉर्म की बात करते हैं हम लोग। और इन्होंने बोला अब तक 1000 एपीएमसी जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटीज को मंडी बोलते हैं देसी भाषा में, इन्होंने इंटीग्रेट कर दिया दोस्तों 18 स्टेट और 3 यूनियन टेरिटरीज में। इन प्लेटफॉर्म हैज नो प्रोविजन टू कैप्चर प्राइसेस ऑफ नॉन इन मंडीज। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया। इसके अलावा जो अगला की पॉइंट है दोस्तों आपको समझना चाहिए दोस्तों इसके अंदर, तो जो प्राइस होता है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का वो डिपेंड करता है सप्लाई पे, डिमांड पे, क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या है, लोकेशन ऑफ मार्केट कितना दूर है प्रोडक्शन से, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितना आता है और किस टाइप का क्वालिटी प्रोड्यूस। अगर आपका प्रोड्यूस क्वालिटी रहता है तो आपको अच्छा पैसा मिलता है, अच्छा दाम मिलता है। तो ये पर्टिकुलर चीजें होती है जो कि बेसिकली इस पोर्टल पे जो प्राइस डिटरमाइन करती है दोस्तों प्रोड्यूस का। तो आपको ये पता होना चाहिए, काफी अच्छा आर्टिकल है। इस पर्टिकुलर आर्टिकल में दोस्तों बात की गई है इंडस्ट्री के बारे में, काफी सारे इनिशिएटिव्स जो ले गए हैं ताकि हमारी जो डोमेस्टिक जो इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग है वो बूस्ट हो सके। वोकल फॉर ग्लोबल और ई कॉमर्स जो प्लेटफॉर्म्स उसके बारे में दिया गया है। 3 तरीके की इसके अंदर न्यूज है वो अपन देख लेते हैं। सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टेकन सेवरल इनिशिएटिव्स टू इंप्रूव द क्वालिटी जो हमारा आत्मनिर्भर भारत के तहत उसमें अंदर हमने क्या क्या इनिशिएटिव लिया है। सबसे पहले क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स इन्होंने बोला दोस्तों, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के थ्रू इन्होंने टोटल 156 प्रोडक्ट्स को BIS सर्टिफिकेशन अनिवार्य कर दिया, तो क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर ताकि बेहतर क्वालिटी मिल सके ये इन्होंने इंश्योर किया है। सेकंड स्टेप की बात करते हैं तो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव जो PLI स्कीम है अभी 13 सेक्टर्स के लिए लॉन्च की गई है, 5 साल के लिए 1.97 लाख करोड़ रुपए का। ये तो सबको पता होगा, मेगा न्यूज है दोस्तों ये तो। उसके अलावा तीसरा उद्योग मंथन जो इन्होंने लॉन्च किया था दोस्तों DPIIT ने, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, QCI, NPC, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, इंडस्ट्री चैम्बर्स, इन सब लोगों ने मिलकर 2 महीने तक एक लंबा सेशन रखा था। इसके अंदर क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी जो सभी सेक्टर्स है मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज के उनके ऊपर एक लंबे वेबिनार्स और सेमिनार्स किए थे जिसका नाम था उद्योग मंथन, तो ताकि जो इंडस्ट्रीज है वो बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट डिलीवर कर सके, इसका टारगेट था। अगर आगे बात करते हैं तो गवर्नमेंट ने जो स्टार्टअप्स को अपलिफ्ट करने के लिए और वोकल फॉर लोकल कैंपेन्स को अगर बढ़ावा देने के लिए जो क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं वो अपन देख लेते हैं। 2 यहाँ पे दिए गए हैं। पहला दोस्तों यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ रिलैक्सेशन दिए हैं पहले के एक्सपीरियंस और टर्नओवर के बेसिस पे, तो पब्लिक प्रोक्योरमेंट जो है स्टार्टअप से थोड़ा और ज़्यादा आसानी से हो सके या ज़्यादा हो सके। दूसरा जो इनिशिएटिव फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप स्कीम और उसके अलावा स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम। दोस्तों ये जो स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम अप्रैल की न्यूज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने अलग से कवर कर रखा है, इसके ऊपर अलग से वीडियो बना के डाला हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो फंड ऑफ फंड्स स्कीम है इसका जो क्या ऑब्जेक्टिव है दोस्तों, जो हमारी इनोवेशन ड्रिवन एंटरप्रेन्योरशिप उसको बढ़ावा देगी और बिजनेस क्रिएट हो सके और एक जो लार्ज इक्विटी है वो रिसोर्सेज है स्टार्टअप्स के लिए आ सके। हम लोग बात करते हैं सीड स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम की। दोस्तों इस पर्टिकुलर स्कीम के तहत फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाती है प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, प्रोटोटाइप डेवलपमेंट और प्रोडक्ट ट्रायल्स, मार्केट एंट्री, कॉमर्शियलाइजेशन के लिए। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, स्कीम को देख लेना, डिटेल में आ सकता है। पर्टिकुलरली जो स्कीम है एक बेसिकली स्टार्टअप्स को राइज करने के लिए एक ट्रिगरिंग पॉइंट की तरह काम करता है, जिनका अगर अच्छा कॉन्सेप्ट होता है, अच्छा प्रोडक्ट डेवलपमेंट होता है, प्रोडक्ट ट्रायल अच्छा रहता है, मार्केट एंट्री, कॉमर्शियलाइजेशन को उनको पाथ है ईज करती है स्कीम। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों तो हमारे ई कॉमर्स और ऑनलाइन जो ट्रेडिंग के लिए इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने क्या क्या लॉन्च किया। GEM जो पोर्टल है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस दोस्तों, तो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो मिनिस्ट्री जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज गुड्स एंड सर्विसेज लेते हैं इस पर्टिकुलर थ्रू के लेते हैं। और इसमें दोस्तों जो भी एंटिटी है DPIIT रिकॉग्नाइज स्टार्टअप्स रजिस्टर कर सकते हैं GEM पे एज ए सेलर्स और वहाँ पे सेल कर सकते हैं डायरेक्टली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को। उसके अलावा लास्ट इनिशिएटिव है स्टार्टअप रनवे। दोस्तों जो स्टार्टअप रनवे है GEM ने DPIIT के साथ में मिलकर बनाया है दोस्तों, एंटरप्रेन्योरशिप थ्रू इनोवेशन, ये इसका मेन एम है। बेसिकली अल्टीमेटली हम लोग अगर बात करते हैं पर्टिकुलर पोर्टल के तहत जो न्यू स्टार्टअप्स है कुछ रिलैक्स पब्लिक नॉर्म्स के साथ में लिस्ट आउट कर दिए, वहाँ से गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस खरीदते हैं, यानी कुछ रिलैक्सेशंस दिए जाते हैं इस पोर्टल में GEM के अलावा, इसलिए स्टार्टअप रनवे जो पोर्टल है लॉन्च किया गया दोस्तों।
आपको ये सब पता होना चाहिए। आई थिंक अपन ने इस आर्टिकल का सब कवर कर लिया है। ये बेसिकली करंट न्यूज टाइप के हैं, इनके अराउंड आपको चीजें पता होनी चाहिए। दोस्त अगेन ये आर्टिकल है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का, मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम्स है, दोनों स्कीम्स के बारे में इसमें बातें की गई है और एग्जाम में आने की भी काफी ज्यादा संभावना है इनके ऊपर। दोस्तों स्टार्टअप इंडिया अपन बाद में देखेंगे, सबसे पहले मेक इन इंडिया का देखेंगे। दोस्तों तो मेक इन इंडिया का जो सेकंड जो इसका एडिशन लॉन्च किया गया, टोटल 27 सेक्टर्स को कवर करता है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा अपन देखते हैं डिटेल के अंदर। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव दोस्तों 25 सितंबर 2014 को लॉन्च किया गया था। इसका जो मेन टारगेट था इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना, इनोवेशन को बढ़ावा देना और दोस्तों हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ट क्वालिटी का हो सके और हमारा जो इंडिया है मैन्युफैक्चरिंग का हब बन सके, डिजाइन और इनोवेशन ये सब हमारे प्रोडक्ट्स में आ सके। दोस्तों मेक इन इंडिया इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव्स के साथ में लॉन्च किया गया। साथ में इन्होंने बोला है कि जो डेवलपमेंट ऑफ रोबस्ट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कंटिन्यूज टू बी की प्रायोरिटी ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग और मजबूत करना चाहते हैं, हमारा की प्रायोरिटी टॉप एजेंडा है। क्योंकि दोस्तों ये पर्टिकुलर सेक्टर इकोनॉमिक ग्रोथ को हाई ट्रैजेक्टरी में नहीं बल्कि काफी लंबे काफी बड़े तबके को रोजगार भी दे सकता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इसलिए हम फोकस कर रहे हैं। मेक इन इंडिया के तहत मेक इन इंडिया 2 में टोटल 27 सेक्टर्स के अंदर हम लोग फोकस कर रहे हैं। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड इज कोऑर्डिनेटिंग एक्शन प्लान्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स और डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स इज कोऑर्डिनेटिंग फॉर सर्विसेज सेक्टर। आपको ये चीज पता होनी चाहिए। आगे चलते हैं अपन। अभी हम लोग अगर बात करते हैं इन्वेस्टमेंट्स की, एफडीआई की, तो अभी सबसे ज्यादा हाईएस्ट एवर एनुअल एफडीआई देखा हमने पिछले साल 2021 में, यूएसडी 81.72 बिलियन डॉलर। लास्ट 40 इन्होंने 2014 टू 15 कवर कंपैरिजन किया है। तो अब आगे देखते हैं। इसके अलावा दोस्तों इन्होंने बोला है कि जो हमने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को सिंप्लीफाई करने के लिए काफी सारे जो प्रोसीजर्स और हमने जो रिफॉर्म्स लगाए हैं उनकी वजह से हमारा वर्ल्ड बैंक के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में भी 63rd काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है। और दोस्तों इन्होंने बोला है कि जो रिफॉर्म्स हमने स्टार्टिंग में बिजनेस के अंदर पेइंग टैक्सेस पे करने के लिए जीएसटी वीएसटी जो इन्होंने लाया है, ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर्स, रिजॉल्विंग इंसॉल्वेंसी जो नया इंश्योरेंस बैंक्रप्सी कोड लाया है, उन सब की वजह से ही काफी ज्यादा जो देश में बिजनेस करना आसान हो गया है और हमारा देश वर्ल्ड बैंक का इंडेक्स में भी काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट मिला है। इन्होंने साथ में बोला है गवर्नमेंट ने और भी इनिशिएटिव्स लिए हैं जिससे कि डोमेस्टिक और मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट हो सके, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ सके। दोस्तों इन्होंने बोला है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, रिडक्शन इन कॉर्पोरेट टैक्स, ईजिंग लिक्विडिटी प्रॉब्लम्स ऑफ एनबीएफसी इन बैंक्स, पॉलिसी मेजर्स टू बूस्ट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, ये सब इनिशिएटिव्स इन्होंने बोला है। उसके अलावा बात करें तो दोस्तों आपको सबको पता है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव और फेज मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम, ये भी काफी ज्यादा गुड्स जो सेक्टर्स को टारगेट करने के लिए लॉन्च किए गए हैं। अब अगर अपन बात करते हैं स्टार्टअप इंडिया की। स्टार्टअप इंडिया दोस्तों स्कीम है, इसका पर्टिकुलर स्कीम का टारगेट था कि स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम बिल्ड करें इनोवेशन और स्टार्टअप्स के अंदर हम स्टार्टअप्स की थ्रू हम लोग हमारी सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव कर सके और एक बड़े तबके को रोजगार भी दिया जा सके। ये दोस्तों इसका मेन टारगेट था। हम लोग अगर बात करते हैं मेक इन इंडिया के तहत जो इनिशिएटिव्स है सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज और स्टेट गवर्नमेंट टेक करती है। देयर इज नो फंड एलोकेशन फ्रॉम डीपीआई टू स्टेट्स और यूटीज अंडर मेक इन इंडिया इनिशिएटिव्स, इन्होंने एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है। अपन ने बाकी देखा है फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप 10,000 करोड़ का है। डीपीआई आईआईटीज की मॉनिटरिंग एजेंसी है, सिडबी है इसकी ऑपरेटिंग एजेंसी है। आई थिंक दोस्तों अपन ने काफी जो की पॉइंट्स थे इस आर्टिकल के सब कवर कर लिए हैं। अगले आर्टिकल पे चलते हैं। ये दोस्तों आर्टिकल आई थिंक सबने कवर कर लिया होगा। नीति आयोग और आईए ने लॉन्च किया रिन्यूएबल्स इंटीग्रेशन इन इंडिया 2021। इसके तहत रिन्यूएबल एनर्जी का जो टारगेट आपको पता होना चाहिए 175 गीगावाट 2022 तक और 450 गीगावाट 2030 तक। इसके अलावा कोई काम करना इसके अंदर चीज। दोस्तों अगला आर्टिकल अपना है प्रमोटिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग अंडर परंपरागत कृषि विकास योजना। परंपरागत कृषि विकास योजना काफी ज्यादा न्यूज में है। मैंने इसके लिए कम्युनिटी टैब में पोस्ट किया है और साथ में पहले भी कवर किया है डिटेल में, तो इस स्कीम का आप डिटेल में कवर कर लीजिए। इसका जो जैविक खेती करके एक पोर्टल है वो भी चलता है ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रोड्यूस के लिए। उसके अलावा दोस्तों पीजीएस जो इंडिया करके एक सर्टिफिकेशन होता है इसके अंदर, वो देख लेना आप उसका जो पीजीएस ग्रीन सर्टिफिकेशन कब मिलता है, पीजीएस ऑर्गेनिक कब मिलता है, कुछ इंसेंटिव्स भी दिए गए हैं। तो पीजीएस की फुल फॉर्म क्या है, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको पता होना चाहिए। हम लोग अगर बात करते हैं इस आर्टिकल के अंदर क्या दिया गया है इस परंपरागत कृषि विकास योजना के बारे में। दोस्तों उन्होंने बोला कि 2015-16 से हम ये स्कीम चला रहे हैं केमिकल फ्री ऑर्गेनिक फार्मिंग, जो हमारे क्लस्टर मोड में हमारे देश में बढ़ावा देने के लिए।
और इस स्कीम के तहत हम लोग टोटल 50,000 पर हेक्टेयर पर 3 ईयर्स प्रोवाइड करते हैं। जिन किस किस चीज़ के लिए, क्लस्टर बनाने के लिए, कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए, जो इनपुट्स हैं उनके लिए इंसेंटिव्स और वैल्यू एडिशन और मार्केटिंग, इन सब चीज़ों के लिए हम लोग 50,000 पर हेक्टेयर पर 3 ईयर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। इसमें से 31,000 रुपये जो है दोस्तों, जो ऑर्गेनिक इनपुट्स, बायो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, बायो पेस्टिसाइड, सीड्स, इन सब के लिए डीबीटी के थ्रू प्रोवाइड किए जाते हैं। उसके अलावा RS8800 जो है दोस्तों वैल्यू एडिशन और मार्केटिंग के लिए, जो कि पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, स्टोरेज एटसेट्रा सबको इंक्लूड करता है। यानी कि ये दो जो कंपोनेंट है टोटल 50,000 में से अलग सेपरेट भी किए गए हैं। तो ये सारा का सारा फाइनेंशियल इंसेंटिव आपको पता होना चाहिए इस स्कीम के तहत। डिटेल में पढ़ लेना। परंपरागत कृषि विकास योजना एग्जाम में आने का बहुत ज्यादा संभावना है। मेरा डिटेल में का मतलब है दोस्तों, इसकी जो गाइडलाइंस है वहाँ पे थोड़ा और डिटेल में देखो, मैंने तो कवर कर रखा। कम्युनिटी टैब में अगर आप देखोगे ना तो आपको सब पता चल जाएगा वहां से। दोस्तों पर्टिकुलर आर्टिकल है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप का, जो हमारे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए एक स्कीम चल रही है, प्रधानमंत्री युवा PM युवा योजना। तो दोस्तों ये जो पर्टिकुलर स्कीम पायलट स्कीम है और हमारा जो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट है उसको बढ़ावा देने के लिए थ्रू वेरियस मीन्स लाइक एंटरप्रेन्योरशिप एजुकेशन, ट्रेनिंग, एडवोकेसी, इजी एक्सेस टू द एंटरप्रेन्योरशिप नेटवर्क इन स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, इन सबके तहत हम लोग टारगेट कर रहे हैं कि हमारा जो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट है एक अलग लेवल पे पहुंचे। उसके लिए दोस्तों इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप जो गुवाहाटी में सेटअप किया गया है, वो भी दोस्तों ट्रेनिंग, रिसर्च, कंसल्टेंसी एक्टिविटीज प्रोवाइड कर रहा है स्मॉल और माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए, जिसके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के ऊपर काफी ज्यादा फोकस किया जा रहा है। PM युवा स्कीम आप देख लेना, काफी इंपॉर्टेंट है, न्यूज में भी रहती है दोस्तों ये वाली स्कीम अभी। अगला आर्टिकल है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। अगर हम बात करते हैं 2017 और 2018, तो नाबार्ड में 19 में इनफैक्ट नाबार्ड में यहाँ से एक सवाल आता ही आता था, ऐसा हो गया था कि जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना वाला जो क्वेश्चन फिक्स हो गया था। तो हम लोग अगर बात करते हैं इसके अंदर दोस्तों प्रीमियम जो को पे करना रहता है फार्मर्स को, 2% तो खरीफ के लिए, 1.5% रबी और ऑयल सीड्स के लिए, 5% कॉमर्शियल और हॉर्टिकल्चर जो क्रॉप्स होती है उनके लिए। बाकी जो बचा हुआ प्रीमियम रहता है सेंटर और स्टेट 50-50 में शेयर करते हैं। नॉर्थ ईस्ट के केस में 90-10 रेशियो होता है। आपको ये रेशियो पता होना चाहिए, एग्जामिनर पूछ सकता है ऐसे रेशियोज कई स्कीम्स की, तो पूछ ही रहा है दोस्तों। अगर साइलेंट फीचर्स की बात करते हैं तो मैंने कम्युनिटी टैब में भी पोस्ट किया है। तो दोस्तों इस स्कीम के जो साइलेंट फीचर्स आपको याद रखने चाहिए वो देख लेते हैं। सबसे पहले पर्टिकुलर स्कीम है दोस्तों, जो नॉन प्रिवेंटेबल नेचुरल डिजास्टर रिस्क है उनके अगेंस्ट एक इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड करता है। और इसके अंदर अभी इंक्रीज रिस्क कवर है जो क्रॉप साइकिल, प्री सोविंग से लग के पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, सब कंप्लीट साइकिल को कवर करता है ये वाला स्कीम। उसके अलावा हम लोग बात करते हैं, अपने देखा है काफी कम प्रीमियम है इसका दोस्तों, और बचा हुआ प्रीमियम सेंटर और स्टेट शेयर करते हैं, रेशियो यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद में हम लोग बात करें यूनिफॉर्म सीजनलिटी डिसिप्लिन है, और इसमें सम इंश्योर्ड फॉर बोथ लॉन ईयर लॉन फार्मर्स। उसके अलावा हम लोग बात करते हैं तो दोस्तों यूज ऑफ रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी, स्मार्टफोन्स, ड्रोन्स फॉर क्विक एस्टिमेशन ऑफ क्रॉप लॉसेस टू एंश्योर अर्ली सेटलमेंट ऑफ क्लेम्स, यानी कि जल्दी ही सेटलमेंट क्लेम्स किए जाते हैं अलग अलग टेक्नोलॉजीज को यूज करके। और क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल भी डेवलप किया गया था कि बेटर एडमिनिस्ट्रेशन, कोऑर्डिनेशन, ट्रांसपेरेंसी सब आ सके स्कीम के अंदर। फोकस्ड अटेंशन ऑन इंक्रीजिंग अवेयरनेस अबाउट द स्कीम अमंग ऑल स्टेक होल्डर्स एंड अप्रोप्रिएट प्रोविजन ऑफ रिसोर्सेज फॉर द स्कीम। ये सब इसके की फीचर्स हैं, आपको पता होने चाहिए। कम्युनिटी टैब में मैंने पोस्ट किया हुआ वैसे। आई थिंक थोड़ा लंबा आर्टिकल हो गया, वीडियो हो गया, बट 2 आर्टिकल और बचे हैं यार। अभी 90 रिलीजेस निकल रही, तो क्या करें, अपना वीडियो भी लंबा जाएगा। अभी कुछ दिनों पहले रेयर डिजीजेस पॉलिसी इन्होंने लॉन्च की थी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने, तो उसका मैंने अलग से वीडियो वैसे डाला हुआ, थोड़ा पुराना न्यूज, आई थिंक मार्च अप्रैल का न्यूज है। ये जो पर्टिकुलर जो पॉलिसी है बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं एग्जाम के अंदर। तो हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे इस पॉलिसी के क्या एम है, उसके बाद में इसके अंदर किस टाइप का फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया गया है, तो वो सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए दोस्तों। सबसे पहले तो इस पॉलिसी का जो मेन है इंसिडेंस और प्रिवेलेंस ऑफ रेयर डिजीजेस जो है उनको कम करना दोस्तों। पर्टिकुलर थिंग्स अवेयरनेस जनरेट किया जाएगा, प्री मैरिटल, पोस्ट मैरिटल, प्री कंसेप्शन एंड पोस्ट कंसेप्शन स्क्रीनिंग एंड काउंसलिंग प्रोग्राम्स टू प्रिवेंट बर्थ ऑफ चिल्ड्रन विद रेयर डिजीज, यानी कि पहले ही उनको दोस्तों काउंसिल दिया जाएगा, स्क्रीनिंग किया जाएगा ताकि रेयर डिजीज के साथ में बच्चे बर्थ ना ले सके। ये पर्टिकुलर दोस्तों एम एम मैन इसकी पॉलिसी का। साथ में दोस्तों अगर रेयर डिजीज जो लोग एग्जिस्ट हैं उनको एक अफोर्डेबल एक्सेस भी मिल सके, वो इसका दूसरा पिलर है इस पर्टिकुलर पॉलिसी का। इस पॉलिसी के अंदर दोस्तों अभी 20 लाख रुपये तक का सपोर्ट दिया जाएगा
जो कि अम्ब्रेला स्कीम ऑफ राष्ट्रीय आरोग्य निधि, ये बहुत चर्चा में थी, स्कीम अपन ने कवर कर लिया। इसके तहत जो एक बार में ही इलाज वाली बीमारियां हैं, रेयर डिजीज है, उनके लिए इलाज के लिए पैसा दिया जाएगा। तो दोस्तों इन्होंने बोला है कि हम इस पॉलिसी के तहत हमारा जो 40% हम पॉपुलेशन कवर करेंगे, यानी अब सिर्फ बीपीएल नहीं, हमने 40 कवरेज को एक्सटेंड किया है, जो कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है उसके तहत फायदा ले सकते हैं, और सारे के सारे कैंडिडेट्स इसके अंदर फायदा ले सकते हैं गवर्नमेंट टर्सरी हॉस्पिटल्स के अंदर से। स्टेट गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर सकता है, इन्होंने ऐसा बोला है। वॉलेंटरी क्राउड फंडिंग फॉर ट्रीटमेंट। उसके बाद में इन्होंने 25 करोड़ रुपए दिए 2021-22 में इस पर्टिकुलर जो स्कीम है उसके लिए। तो आई थिंक आपको ये सब की पॉइंट्स यहाँ से पता होना चाहिए। काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है, लेकिन लास्ट आर्टिकल है इस वीडियो का। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान काफ़ी इंपॉर्टेंट है पंचायती राज के लिए। सबसे पहले इन्होंने सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है 2018-19 से इम्प्लीमेंट की जा रही है, सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। इसका मेन मकसद है दोस्तों पंचायती राज सिस्टम को मजबूत बनाया जाना, और उसके थ्रू हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव कर सके। और मेन थ्रस्ट रहेगा मिशन अंत्योदय के साथ में हमारा जो ये जो टारगेट्स उनको हम दोस्तों कन्वर्ज कर सकें। और पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो 117 जो एस्पायरेशन डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके अंदर स्पेशल फोकस रखा गया है इस स्कीम के तहत। और दोस्तों इन्होंने बोला है कि जो इस स्कीम के तहत जो हमने अलग अलग फंड्स रिलीज किए हैं स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज को, इन एक्टिविटीज के लिए क्या है, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए ह्यूमन रिसोर्स सपोर्ट, स्ट्रेंथनिंग ऑफ ग्राम सभा इन पंचायत एक्सटेंसिव शेड्यूल एरियाज। उसके अलावा फाइनेंशियल डाटा, ये सब पंचायत बिल्डिंग्स एनेबलेंट फॉर पंचायत प्रोजेक्ट बेस्ड फंडिंग फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट इनकम एनहेंसमेंट, ये कुल मिला के इन सभी एरियाज के लिए इन्होंने फंड्स रिलीज किया स्कीम के तहत। उसके अलावा दोस्तों अंडर द स्कीम ऑफ आरजीएस देयर इज नो प्रोविजन फॉर फॉर्मिंग न्यू पंचायत, यानी कि साफ साफ बोला को नई पंचायत हम नहीं बना रहे हैं, जो पुरानी पंचायत है उनको ही सपोर्ट कर, उनको ही मजबूत बना रहे हैं ताकि वो बेटर रिजल्ट ग्राउंड पे ला सके। तो आई होप दोस्त थोड़ा बड़ा वीडियो हो गया, लेकिन मैंने काफ़ी मेरी तरफ से बेस्ट दिया इस वीडियो में। जो की पॉइंट्स आपको पढ़ने चाहिए, आपको पता होना चाहिए, वो मैंने सब इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। और अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा तो आप चैनल पे कुछ सब्सक्राइब ऐड करो यार, शेयर भी करो, और आप सपोर्ट करते रहे, ऐसे ही पढ़ते रहे। नाबार्ड का एग्जाम ज़्यादा दूर नहीं है, सिर्फ महीना रहा है, तो आप प्रिपरेशन में लगे रहिए।